बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से आपके दरमियान नहीं आ सक रही हूँ और इस कदर ख़बरें हैं, इस कदर जो है तबसरे हैं, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की वजह से हम आपसे जो है थोड़ा सा फ़ासला हमारे और आपके दरमियान आ गया। अब हम कोशिश करेंगे कि अय्याम अज़ा का भी इख्तिताम हो चुका है और अब हम आपके साथ रोज़ाना राब्ते में रहें। तो आज कुछ तबसरे आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं परवरदिगार आलम के बाबरकत नाम से। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करूँगी तकरीबन 8 मिनट पर मुश्तमिल अल्ताफ़ हुसैन साहब के वीडियो बयान से, जिसमें उन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को मुखातिब करते हुए कहा कि लाहौर की एक अदालत से कराची के मामले पर 22 अगस्त 2016 को मेरी तस्वीर तकरीर पर सिर्फ 6 माह के लिए पाबंदी लगी थी, जबकि जिस रात ये वाक़या रूनुमा हुआ मैंने तहरीरी तौर पे माफ़ी मांग ली, मगर आज 7 साल होने को आए हैं मुझ पे मुसलसल पाबंदी है, जबकि मैं अपने आवाम में मकबूलियत की आखिरी सतह को छूता हूँ। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्ताफ़ हुसैन साहब कराची के जो अवाम हैं, अंदरून सिंध के जो बानियान पाकिस्तान की औलाद हैं, उनके मकबूल तरीन लीडर हैं और अगर किसी को शक व शुबा हो तो वो एक दफ़ा उन पे से पाबंदी हटा के देख ले। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी इस बात का इजहार किया है कि वो अपने चाहने वालों में इंतहाई मकबूल तरीन लीडर हैं। मेरे अवाम और कारकुनान मुझे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, शायद ही पाकिस्तान में मेरे चाहने वाले अवाम की तरह कोई लीडर हो। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मज़ीद कहा कि जिन अफराद ने मुझे उकसाया था इस तरह के बयान देने पर, वो आज भी ड्राई क्लीन होकर पाकिस्तान में आज़ादाना सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। मुझ पर ही क्यों पाबंदी? ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सवाल किया है कि जिन लोगों ने अपनी बात मेरे मुंह से कहलवाई थी, अपनी बातों को मेरे मुंह में डाला था, और वो तो पाकिस्तान में मुसलसल अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, जबकि अल्ताफ़ हुसैन साहब पे पाबंदी लगा दी गई और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसी रात तहरीरी तौर पे माफ़ी भी मांग ली थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने नवाज़ शरीफ की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अभी हालिया नवाज़ शरीफ का बयान आपकी निगाह से गुजरा होगा। ये मुखातिब हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से। अभी हालिया नवाज़ शरीफ का बयान आपकी निगाह से गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करते हुए कहा कि अगर वो दोबारा वज़ीर आज़म बने तो जनरल फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और कफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि उनको वेलकम करने की तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल बजा फरमाया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। ये एहसास महरूमी कराची के सिंध के अवाम में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये क्या वजह है कि नवाज़ शरीफ ने क्या नहीं कहा, और दीगर भी बहुत सारे रहनुमा हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पे फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोलते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में आज़ादाना अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। ना तो वो लापता कर दिए जाते हैं, ना मावाराए अदालत कत्ल किया गया उनको, और ना ही उनकी तहरीर और तकरीर पे पाबंदी लगाई गई, जबकि अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेवा अगर कोई कारकुन हो तो उसे लापता कर दिया जाता है, उसे मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है। तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि उनको वेलकम करने की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब का लीडर जो आवाम में इतना मकबूल भी नहीं है, क्या वजह है जो इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही, जबकि कराची के आवाम का दिल अजीज़ रहनुमा लीडर अल्ताफ़ हुसैन जो अपने आवाम में मकबूलियत रखता है, इस पर 7 सालों से कदगन लगाया हुआ है। ये फेवरेटिज़म क्यों? अल्ताफ़ हुसैन ने सवाल किया कि नवाज़ शरीफ साहब तो इतने ज़्यादा मकबूल नहीं हैं अपने आवाम में, लेकिन फिर भी वो आज़ाद हैं और वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी सब कुछ बोल रहे हैं। मैंने जबकि अगर कुछ बोला भी तो मैंने निज़ाम को मुर्दाबाद बोला और मैंने रिटर्न में माफ़ी मांग ली, लेकिन ये फेवरेटिज़म क्यों किया जा रहा है कि वो
ان کو تو ویلکم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور مجھے میرے شناختی کارڈ، میرے پاسپورٹ سے نہ صرف محروم رکھا کیا ہے بلکہ میری تحریر تقریر پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ میں اپنے کارکنوں سے آزادانہ طور پہ نہ ہی بات کر سکتا۔ الطاف حسین کی باتوں میں 100% سچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے عوام میں احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے اور کھلے عام لوگ پنجاب کے لیڈروں کو فل فری ہینڈ دینے پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظریہ ہے کہ پنجاب کے لیڈر مغل دشمنی فوج کے خلاف باتیں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، الطاف حسین نظام کو مرد آباد کہے تو اس پر پابندی ہے۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ اگر الطاف حسین کے حق میں بات کی جائے تو جو ان کے حق میں بات کرے انہیں اذیت دی جاتی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز بالخصوص جسٹس فائز عیسیٰ سے درخواست کی ہے کہ ان کی سرپرستی میں ان کی جماعت کو الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ یہ الطاف حسین صاحب نے بہت بڑی دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کے کورٹ میں اپنی بال ڈالی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پہ ججز جو ہیں وہ بالکل بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، وہ کسی کے دباؤ میں رہتے ہیں اور وہ الطاف حسین سے متعلق جو مقدمات ہیں، جو سماعت ہیں، جو درخواستیں ہیں، وہ ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں اور نہیں سنتے کیونکہ ان پر کسی کا پریشر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی وکلا جو ہیں ان کو بھی الطاف حسین صاحب کے جو مقدمات ہیں یا ان کی جو درخواستیں ہیں ان پہ کام نہیں کرنے دیا جاتا، ٹکنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ الطاف حسین صاحب نے ایک دانائی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ انتہائی طاقت کے ساتھ اس منصب پر آئے ہیں۔ نہ صرف وہ آئے ہیں بلکہ ان کی فل بینچ ججز کی تعداد جو ہے وہ کافی بڑی ہے اور پاورفل ہے۔ تو الطاف حسین صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ سے درخواست کی ہے کہ آنے والے الیکشنوں میں میری سرپرستی میں میری جماعت کو بھرپور حصہ لینے کی اجازت دی جائے، میرے کارکنان بھی الیکشن مہم جو ہے آزادانہ چلائیں اور عوام جس کو منتخب کریں ان کا فیصلہ جو ہے عوام کا وہ تسلیم کیا جائے۔ الطاف حسین صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ بھی یاد دلایا کہ آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اسی لیے جب آپ نے فیض آباد دھرنے کے خلاف کمیشن میں پوشیدہ حقائق بیان کیے تو آپ کے خلاف بھی باضابطہ مہم چلا کر آپ کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، آپ کی ناموس کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، مگر آپ حق پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے اوپر لگائی جانے والی غیر قانونی پابندی کو ہٹا کر معاملہ عوام پر چھوڑ دیا جائے۔ جیسا کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ الطاف حسین جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور وہ عوام میں مقبول نہیں ہیں تو بھائی یہ معاملہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے، ایک دفعہ ان کے اوپر سے پابندی ہٹائی جائے۔ 90 کے کھولنے کے حوالے سے الطاف حسین صاحب نے اپنے آبائی گھر جسے حرف عام میں 90 کہا جاتا ہے، اور 90 کیوں کہا جاتا ہے؟ 90 اس لیے کہا جاتا ہے کہ 90 کا جو PTCL نمبر ہے اس کے آخر میں 90 آتا ہے اور وہ اس وجہ سے 90 مشہور ہو گیا۔ اور جبکہ الطاف حسین صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، کارکنان ہیں، وہ نعرہ لگایا کرتے تھے جو بہت مشہور تھا کہ جہاں رہتا ہے قومی ہیرو 9090۔ تو ناظرین 90 جو ہے وہ الطاف حسین سمیت مزید ان کے بہن بھائیوں کی ملکیت ہے۔ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے الطاف حسین صاحب نے کہا کہ تاریخ میں کسی پاکستانی لیڈر کا گھر دفاتر اس طرح مسمار نہیں کیے گئے جس طرح سے میرے گھر کو کھنڈر کر دیا گیا۔ ہر چند کے اثر نو یہ گھر تعمیر ہونا ہے۔ جسٹس صاحب آپ اسے عوام کی یادگار کے لیے کھول دیجئے تاکہ عوام کو یاد رہے کہ متوسط طبقے کی جو ایک تحریک چلی تھی وہ 120 گز کے اس گھر سے چلی تھی جو 3 کمروں اور ایک چھوٹے سے ورانڈے اور واش روم اور کچن پہ مشتمل ہے، تاکہ عوام کو یاد رہے کہ چھوٹے سے گھر سے بہت بڑی ایک تحریک چلی تھی۔ آپ اس کو عوام کی یادگار کے لیے کھول دیجئے، بھلے وہاں سے تنظیمی کام نہ کرنے دیا جائے۔ الطاف حسین کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کیونکہ یہ الطاف حسین صاحب کی ان کے والد اور والدہ کی طرف سے حاصل ہونے والی جائز پراپرٹی ہے۔ یہ کسی قسم کی کوئی ملکی یا غیر ملکی فنڈنگ یا دولت کا نہیں ہے، یہ ذاتی الطاف حسین صاحب کی ملکیت ہے۔ تو ناظرین الطاف حسین صاحب کا جو گھر ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے گھر سے کافی قریب ہے اور ہم جب وہاں سے گزرتے ہیں تو میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں موبائل نکال کے وہ جو کھنڈر کر دیا گیا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے ناظرین 2016 سے اس گھر پہ
पूरे उस घर का नज़्मो नस्क जो है पाकिस्तान रेंजर्स संभाल रही है। पाकिस्तान रेंजर्स के जो तरोताज़ा दस्ते हैं वो बाकायदा वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो 90 के बाहर बैठे हुए होते हैं और 90 को बाकायदा सील किया गया था। सोचने की बात यह है कि कई सालों से बंद घर में कैसे आग लग गई और क्या ऐसा सीन हुआ रातों को कि बाकायदा जैसे बिल्डोज़र से घर को बिल्डोज़ किया जाता है, उस घर को इतनी नफ़रत कि उस घर को बिल्डोज़ कर दिया गया। एक दिन मैं अपनी गाड़ी साइड में रोक के उसकी तस्वीरें बनाना चाह रही थी तो मुझे पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकारों ने आके सख्ती से मना किया और वो मुझसे मेरा मोबाइल छीनने लगी। तो मैंने उनसे माजरत कर ली और मैंने कहा मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इसकी भी इजाज़त नहीं है। खैर मैं फुटेज उन्होंने मेरे हाथ से लेके जो थोड़ी सी मैंने बनाई थी, पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकारों ने वो फुटेज डिलीट कर दी और कहा आइंदा ये कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा भाई मैं तो जर्नलिस्ट हूँ और मैं अपने एक व्लॉग में इस खंडर के बारे में ज़िक्र करने जा रही थी, तो जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो फुटेज दिखाते हैं। मेरी नीट थी, इस वजह से आप बुरा मान रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो चले खैर है, आपने अपने हाथ से डिलीट कर दी, अब आप मुतमईन हैं। तो उन्होंने कहा जी हम मुतमईन हैं, आप जा सकती हैं। तो नाज़रीन सोचने की बात है कि 2016 से 7 साल से वो घर बंद पड़ा हुआ था, उसमें ना लाइट ना बिजली ना पानी, जब कोई यूज़ ही नहीं कर रहा तो कैसे उसके अंदर आग लग गई, सोचने की बात है। और कहाँ से जो है बिल्डोज़र आए और उसको बाकायदा मिस्मार कर दिया गया और अहले महल्ला बेइंतहा वहाँ सहमे हुए होते हैं। जानते सब कुछ है, देखते सब कुछ है, लेकिन अपनी आँख और अपने कान जो है वो बंद रखते हैं क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। तो अब आगे बात करूँगी मैं, अब बात करूंगी मुस्तफ़ा कमाल साहब की पीएसपी के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला महफूज किया है कि जिसके मुताबिक पीएसपी तहलील कर दी गई। मगर सवाल ये पैदा होता है कि 9 माह बाद ही क्यों ख्याल आया इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये मामला तो 6 जनवरी को ही निपटा दिया जाना चाहिए था। पाकिस्तान हाउस जिसे वॉशिंग मशीन वालों ने बाज़ाब्ता तोहफ़तन दिया, कागजात में पीएसपी के नाम पर है। हैरत अंगेज़ बात है एमक्यूएम पीके क्यों खामोश रही 9 माह तक, इसने क्यों आवाज़ नहीं उठाई कि जब मुस्तफ़ा कमाल का उनके साथ इल्हाक़ हो गया है तो कैसे पीएसपी का वजूद कायम रहा, इसी वक्त क्यों तहलील ना किया गया, बल्कि पीएसपी का सिंबल डॉल्फिन आज भी रजिस्टर्ड है पीएसपी के नाम पर। अब नाज़रीन मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप बेहतर समझते हैं कि बेबी के बाबाओं ने इलेक्शन कमीशन को इशारा नहीं दिया होगा कि तहलील करो, क्योंकि कराची का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होता रहता है। इसीलिए एमक्यूएम पीके ने भी जुर्रत नहीं की कि पापा की इजाज़त के बगैर सवाल उठाने की। डैडी ने ग्रीन सिग्नल भी अभी तक नहीं दिया। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने आज फ़ैसला महफूज कर लिया और मुस्तफ़ा कमाल साहब यकसर 2 सियासी जमातों के अहम ओहदों पर फाइज हैं। है ना मज़ाक खेज़ बात। खैर जनाब, मुस्तफ़ा कमाल साहब 2 जमातों के अहम ओहदों पर फाइज हैं क्योंकि जो बेबीज़ के डैडी हैं उन्होंने अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा है कि इनकी जमात को तहलील करें। अभी मज़ीद कुछ वक्त है क्योंकि जब तक इलेक्शन बिल्कुल सर पर नहीं आ जाते मेरा ख़्याल है कि फ़ैसला नहीं हो पाएगा। खैर नाज़रीन, इमरान खान के वकील एहतजाज एहसन ने इमरान खान के चाहने वालों को मुतहर्रिक करने या फिर इसमें कोई हकीकत है कि उनका बयान आया है कि इमरान नियाज़ी की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। उनके मुताबिक अडियाला जेल में ये 5वें वज़ीर आज़म होंगे जिन्हें कैद किया गया है। एहतजाज एहसन के मुताबिक अडियाला जेल से आज तक कोई ज़िंदा वापस नहीं आया। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें क्या सच्चाई है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक शोर वावेला था नन्हे अम्मार की नागहानी मौत के हवाले से, जिस पर हमने भी आवाज़ बुलंद की थी। आज कोर्ट में खातून रोती रही, फरियाद करती रही, मगर क्योंकि इसका डोमिसाइल कराची का था इसलिए इसके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई, कोई शोर नहीं उठा पाकिस्तान से, ना सोशल मीडिया पे और ना ही किसी और टीवी चैनल के हवाले से। ये आवाज़ सिंध हाई कोर्ट की 4 दीवारी में उठी और वहीं दफन हो गई।
खातून का कहना ये था, इसके शौहर को गुज़श्ता 10 साल से सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत के जुर्म में लापता किया हुआ है। मेरा बेटा बाप की जुदाई में तड़प तड़प कर दारे फ़ानी से कूच कर गया। मैं जवानी में बेवा से बदतर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कोई पुरसाने हाल नहीं जो इस कस्मा पुरसी की ज़िंदगी में हमारी दाद रसी करे। हम कहाँ जाएं, किससे कहें, कहाँ फरियाद करें, जज साहब भी हमें नहीं सुनते। बहरहाल आज सिंध हाई कोर्ट में 14 लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जज साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार करते हुए IG सिंध, महकमा दाखिला, GIT और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली और हिदायत की कि असर नौ तहकीकात करके जल्द अज जल्द लापता 12 मर्द और 2 ख़वातीन को फौरी तौर पे बाजियाब कराया जाए। लापता अफराद की फैमिलीज़ को जज साहब ने एक हुक्म दिया कि वो थानों से दोबारा राब्ते बहाल करें और पुलिस से मुसलसल राब्ते में रह के अपने जो लापता प्यारे हैं उनकी मालूमात लें और पुलिस को हिदायत की कि आप इन लापता अफराद को तलाश करें। जदीद तरक्याती दौर है और आप क्यों जदीद तकाज़ों के मुताबिक उनको तलाश नहीं कर रहे हैं और मुझे जल्द अज जल्द, जज साहब ने कहा कि इन लापता अफराद के बारे में रिपोर्ट दी जाए और इनको बाजियाब करा जाए और काफ़ी गुस्से का जो है उन्होंने इजहार किया। लेकिन नाज़रीन, मैं सोचने पे मजबूर होती हूँ कि जब जज हुक्म दे रहे होते हैं IG सिंध को, महकमा दाखिला को, तो इनको इतनी तौफ़ीक़ात भी नहीं होती, इतना खौफ भी नहीं होता कि जल्द अज जल्द ये जाके अपनी कोई रिपोर्ट पेश करें या अपने मातहतों को भेज देते हैं। यानी कि जो इतने बड़े जजेस हैं, जो इतनी बड़ा हाई कोर्ट के जज हैं, महकमा दाखिला के जो अफसरान हैं और जो IG सिंध हैं, ये बिल्कुल खातिर में नहीं लाते। अदालतें तमाम तर बातें एक तरफ रख के तरजीही बुनियादों पर इन मसाइल को नहीं देखेंगे, हल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में लाकानूनियत उरूज पर रहेगी। अदालतों का निज़ाम वही होना चाहिए जब APS का वाक़या हुआ था और फौरी तौर पे अदालतें लगी थी, चाहे वो फ़ौजी अदालतें थी, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद अदालत लगती थी और उस मुल्ज़िम जिन्होंने APS के सानहे में शिरकत की थी, जो मुलव्विस थे, उनकी तमाम तर रिकॉर्ड 2 से 3 दिन के अंदर चेक करके और उनको फांसी लटका दी गई थी। जब तक इसी तरह से अदालतों से फ़ैसले नहीं आएंगे, अफराद लापता होते रहेंगे। और आखिर बार फिर मैं ये कह रही हूँ कि PTI के साथियों, अगर आपको अब एहसास है या दीगर सियासी जमातों के लोगों, अगर आपको एहसास है कि वही कुछ जो आज PTI के साथ हो रहा है ये 19 जून 92 से कराची के मज़लूम बेगुनाह नौजवानों के साथ होता रहा है, तो खुदारा ज़बानी बुनियाद पे, लिसानी बुनियाद पे या दीगर बातों के जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको भुलाइए और एक कौम बन के सबके लिए आवाज़ उठाइए। चाहे वो बलूचिस्तान के लापता अफराद हों, चाहे वो मकतब तशय्युअ के लापता अफराद हों, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग कराची के बानियान पाकिस्तान की औलादों के लापता अफराद हों या पंजाब और KP के, आप सबके लिए आवाज़ बुलंद जब तक नहीं करेंगे तो जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी और ये आग आपके घरों तक पहुंचेगी। ज़माना चल रहा है इमरान रियाज़ की बाजियाबी का और उसके बाद से कराची वालों का ये सोचना कि डोमिसाइल का इतना बड़ा फ़र्क है कि हमारे नौजवानों को लापता करके मावरा अदालत कत्ल करके फेंक दिया गया और एक पंजाब का बेटा था जिसे वाकई लापता नहीं होना चाहिए था। हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन क्योंकि उसका डोमिसाइल पंजाब का था तो वो बाजियाब हो गया। तो नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला माह अज़ा जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो गए और हमारी भी कुछ इंशाअल्लाह ताला मसरूफियात अब कम हो जाएंगी। हम आपके साथ मुस्तकिल राब्ते में रहेंगे और जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे आखिर में यही दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें। जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।